सामाजिक शोध के लास्ट वीडियो में हमने समझा कि सामाजिक शोध किसे कहते हैं। किसी भी सामाजिक घटना को, सामाजिक समस्या को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषित करना, नवीन तथ्यों की ढूंढ करना और साथ ही पुराने शोध या पुराने अनुसंधान या तथ्यों की पुनर्परीक्षा करना, पुनर्समीक्षा करना। सामाजिक शोध की जब भी परिभाषाओं का जिक्र आता है तो उसमें व्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन, नियमित अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन का जिक्र रहता है। यानी कि सामाजिक शोध किसी घटना या समस्या पर नियमित अध्ययन, व्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन और वैज्ञानिक अध्ययन का नाम है। इसका तात्पर्य है कि अनुसंधानकर्ता या शोधकर्ता द्वारा, रिसर्चर द्वारा जब अपने विषय को चुना जाता है, समस्या को चुना जाता है, तो उसके अंतर्गत कुछ स्टेप्स, कुछ पद, कुछ सोपान या कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है। यानी कि किसी भी तरह से किया गया अध्ययन सामाजिक शोध नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें सीक्वेंस, क्रमबद्धता, वैज्ञानिकता का पुट न होता है। जैसे कि सबसे पहले समस्या का चयन किया जाता है और सबसे अंत में निष्कर्ष आता है। ये सबसे पहला और सबसे आखिरी चरण है शोध के दौरान, जिसे कि शोधकर्ता को फॉलो करना होता है। तो ये वैज्ञानिक चरण सामाजिक शोध के या वैज्ञानिक पद्धति के जो सोपान है वो क्या हैं, इन्हें समझते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि सामाजिक शोध किसी भी विषय, फिनोमेना या सामाजिक घटना के संबंध में नवीन तथ्यों को एकत्र करना और वैज्ञानिक पद्धति तथा क्रमबद्ध अध्ययन करने का नाम है। यानी कि किसी भी विषय पर वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक चरण और क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए नए ज्ञान प्राप्ति या नवीन जानकारियों को जुटाना तथा पुराने अध्ययनों में पुनर्परीक्षा, पुनर्समीक्षा करते हुए खोजना सामाजिक अनुसंधान या शोध है। सामाजिक अनुसंधान की परिभाषाओं में आप बार बार वैज्ञानिक पद्धति और क्रमबद्ध अध्ययन का जिक्र देखते होंगे। किसी भी परिभाषा में यह वैज्ञानिक पद्धति और क्रमबद्ध अध्ययन का जिक्र रहता है। समाज वैज्ञानिक यह मानते हैं कि सामाजिक घटनाओं में निष्पक्ष, व्यवस्थित और क्रमबद्ध होकर अध्ययन करने को सामाजिक शोध कहते हैं। यानी कि कोई भी शोध वैज्ञानिक पद्धतियों से होकर गुजरता है, तभी वह सही निष्कर्ष व तार्किक अनुसंधान के रूप में प्रकट होता है। ये वैज्ञानिक चरण जो हैं वह कुछ स्टेप हैं, कुछ पद और कुछ सोपान हैं जिनको अनुसंधानकर्ता के द्वारा फॉलो करने होते हैं। वैज्ञानिक अपने चिंतन में जिन प्रक्रियाओं का शोध के दौरान उपयोग करता है उन्हें सोपान या चरण कहा जाता है। जैसे कोई भी शोधकर्ता किसी भी विषय में जब खोज या अध्ययन या अनुसंधान करता है तो सबसे पहला चरण होता है समस्या का चयन, घटना को चुनना, विषय को चुनना, सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी अनुसंधान का यह पहला क्रमबद्ध चरण या वैज्ञानिक अध्ययन का चरण माना जाता है। यानी कि सामाजिक शोध में यह पहला स्टेप होता है। किसी भी खोजकर्ता को जिस विषय पे वो खोज कर रहा है उस विषय को या किसी समस्या को चुनना होगा। अब वो समस्याएं बच्चों में निरंतर कम होते हुए खेल अभिरुचियां हैं या बढ़ता तनाव है, युवाओं में बेरोजगारी की समस्या से उनके व्यावहारिक, उनके मानसिक तनाव का बढ़ना है, महिलाओं में बढ़ती हुई घरेलू या सामाजिक हिंसाओं के आंकड़े हों या फिर वृद्धजनों की समस्याएं हों। इसके अतिरिक्त भी गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, आतंकवाद है और भी तमाम समस्याएं जो कि समाज में घटित होती रहती हैं। उनमें से खोजकर्ता अपने बेंट या अपनी इच्छा अनुसार जिस पे कि उसको रुचि है उस विषय को चुनता है। किसी भी शोध का यह पहला चरण माना जाता है। दूसरा, जब खोजकर्ता के द्वारा विषय
चुन लिया गया है उसके बाद उस विषय से संबंधित पुस्तकें, लिटरेचर, साहित्य पढ़ना या उस विषय के बारे में अत्यंत गहनता से जांच पड़ताल करना, उसके संबंध में जो पहले अध्ययन हुए हैं या साहित्य को, लिटरेचर को कलेक्ट करना। जैसे समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसाएं यदि विषय चुना है तो हिंसाओं से संबंधित पहले की रिपोर्ट, आंकड़े, तथ्य या पहले के जो चिंतक या वैज्ञानिक हुए होंगे जिन्होंने अध्ययन किया होगा उनकी रिपोर्ट आदि। यदि युवा तनाव सामाजिक समस्या के तौर पे खोजकर्ता द्वारा विषय चुना गया है तो युवाओं में बढ़ते हुए तनाव के प्रति जो अध्ययन हुए हैं, जो पुस्तकें लिखी हैं, जो समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो रिपोर्ट छपी हैं, उनको पढ़ना। हो सकता है इनमें से कोई विषय क्लिक कर जाए खोजकर्ता को। रिव्यू या साहित्य को पढ़ना किसी भी विषय की डेप्थ में जाने के लिए अनिवार्य होता है। इन 2 चरणों को पार करने के बाद अगला जो चरण है, खोजकर्ता के द्वारा जो विषय चुना गया है उस विषय से संबंधित उद्देश्यों का निर्धारण करना, फॉर्मुलेशन ऑफ एम्स, उद्देश्यों को बनाना। जैसे महिलाओं में बढ़ती हुई हिंसा एक विषय है, लेकिन खोजकर्ता इस विषय में क्या ढूंढना चाह रहा है। ये विषय बहुत सारे लोगों का अध्ययन का केंद्र हो सकते हैं, परंतु हर खोजकर्ता का इस विषय के भी भीतर कुछ अलग अलग उद्देश्य होंगे। जैसे क्या आपका उद्देश्य महिलाओं में जागरूकता जानना है, अपराध की दर जानना है। जैसे शोधकर्ता इस विषय से संबंधित यह उद्देश्य बना सकता है कि महिलाएं कितनी असुरक्षित होती हैं इन हिंसाओं के कारण। हिंसाओं में से भी सामाजिक और घरेलू हिंसा, कौन सी हिंसाओं के प्रति महिलाएं अधिक जूझती हैं, उन हिंसाओं के कारण जानना, समाधान ढूंढना, महिलाओं के मनोबल को देखना, उस पे विश्लेषण करना, महिलाओं में हो रहे असुरक्षा के भाव को प्रकट करना, ये उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य बनाने के बाद शोध प्रारूप का निर्धारण करना। रिसर्च डिजाइन, डिजाइन का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने से पहले बनाया गया खांचा, यानी कि कार्य करने से पहले एक योजना बनाना। शोध के विषय के अनुसार शोध की प्रकृति भी तय होती है और शोध का प्रकार भी। जिस तरह से शोध का नेचर या प्रकृति होती है उसी के अनुसार शोध प्रारूप भी निर्धारित होता है। जैसे आप यदि किसी विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और आप प्राथमिक रूप से अध्ययन करता हो, उससे पहले उस विषय पर कम ही लोगों ने अध्ययन किया हो, तो वह एक मौलिक शोध है, यानी कि प्योर रिसर्च है। ऐसे शोधों में अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप तय होता है। अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन ऐसे शोधों पे लगता है जहाँ पर कि पहले से अधिक खोज नहीं हुई हो। ऐसे विषयों पर यह प्रारूप लगाया जाता है जहाँ पर कि कोई नवीन जांच या नवीन समस्या के ऊपर प्राथमिक तौर पर खोजकर्ता खोज कर रहा हो। जबकि यदि आप किसी विषय के संबंध में कोई आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हों और वर्णन कर रहे हों किसी घटना का, समाज का, विषय का, समस्या का, और उस पर पहले से ही काम होते आ रहे हों, तो यहाँ पर डिस्क्राइब रिसर्च डिजाइन यूज़ होता है। शोध किस प्रकार से है उस तरह से डिज़ाइन भी निर्धारित होते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से आप डिज़ाइन चुनते हैं उस तरह से शोध भी निर्धारित होते हैं। शोध प्रारूप तय करने के बाद परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, उपकल्पनाएं या प्राकल्पनाओं का निर्धारण होता है। शोधकर्ता के द्वारा अपने विषय में पहले ही एक टेंटेटिव काम चलाऊ विचार बना लेना या अपने विषय से संबंधित कल्पनाओं को मस्तिष्क में उकेरने को प्राकल्पना कहते हैं।
ये ठीक उसी तरह से है जब कि आप किसी स्थान पर, नए स्थान पर भ्रमण के लिए जा रहे हों और आप पहले से उस स्थान के बारे में अपने मन में विचार बना लेते हैं, कल्पनाएं करने लगते हैं। ऐसे ही जब हम किन्हीं लोगों को मिलते हैं और उनके बारे में अन्य जगह से या अन्य लोगों से सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में भी अमुक व्यक्तियों के प्रति कल्पनाएं या एक खाका या एक विचार बन जाता है। मिलने के बाद या किसी स्थान को देखने के बाद हो सकता है कि जो हमने पहले कल्पनाएं की थी वो सही भी हों और गलत भी हों। ऐसे ही शोधकर्ता के द्वारा शोध के दौरान, शोध शुरू होने से पहले से कुछ विचार या कल्पनाएं, काम चलाऊ विचार मस्तिष्क में बना दिए जाते हैं। ये शोधकर्ता के लिए आगे का दिशा निर्देशन का भी कार्य करते हैं। ये हो सकता है कि उपकल्पनाएं आगे चलकर सही भी हों और गलत भी। यह जैसे जैसे शोधकर्ता आगे बढ़ता है और तथ्यों को कलेक्ट करता है या डेटा को कलेक्ट करता है, तथ्य संकलन के बाद उसे पता चलता है कि उसकी कल्पनाएं कितनी सही थी और कितनी सही नहीं थी। जैसे कि महिला हिंसाओं की बढ़ती प्रवृत्ति यदि आपका विषय है और आपका उद्देश्य है महिलाओं में असुरक्षा का भाव जानना, घरेलू और घर के बाहर यानी कि सामाजिक तौर पे हिंसाओं की दर जानना, तो आपकी कल्पना के अनुसार ये हो सकता है कि आपको लगे कि महिलाएं घर के बाहर अधिक असुरक्षित हैं और महिलाओं के प्रति जो हिंसाएं करता है वो पुरुष समाज या पुरुष अधिक करते हैं। पर जब आप अध्ययन कर रहे हों तो हो सकता है आपको ये भी मिले कि वो घर के बाहर नहीं बल्कि घर में भी असुरक्षित हैं। घरेलू हिंसाएं सामाजिक हिंसा से अधिक होती हैं। या फिर आपको ये भी मिल सकता है कि महिलाओं के जीवन में हिंसा करने वाले पुरुष ही नहीं, स्वयं महिलाओं के इर्द गिर्द की महिलाएं भी कुछ हद तक रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ये उपकल्पनाएं हो सकता है आपको शोध के बाद के चरणों में मिले। तो उपकल्पनाएं कई बार सही सटीक भी होती हैं और कई बार अवैज्ञानिक भी होती हैं। यह जांच के बाद पता चलता है। अगला स्टेप है अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण। जब आप कोई समस्या चुनते हैं तो उसे सारे समाज पर अध्ययन करना संभव कम ही होता है। उसके लिए संसाधन, रिसोर्स और उस तरह से लोगों का समूह भी चाहिए। लेकिन अगर आप शोधकर्ता हैं और अकेले ही अपने कार्य को कर रहे हों तो पूरे समाज पर अध्ययन करने के बजाय आप एक छोटा क्षेत्र, कोई जिला, कोई नगर, कोई गांव, ग्राम पंचायत या कोई समूह चुनते हैं जिससे कि समय के रहते आपका अध्ययन भी पूरा हो सके। एम.एन. श्रीनिवास इसका उदाहरण है। उन्होंने छोटे छोटे अध्ययन किए और बहुत सटीक और बहुत गहन अध्ययन किए। तो अध्ययन क्षेत्र का चयन अपने अध्ययन को वैज्ञानिकता देने के लिए और क्रमबद्धता देने के लिए किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के रूप में आप कोई गांव, कोई नगर, कोई कस्बा, कोई क्षेत्र चुन सकते हैं। अगला स्टेप है निदर्शन का चयन, सैम्पलिंग जिसे कहा जाता है। जब आप कोई क्षेत्र चुनते हैं, कोई नगर चुनते हैं तो उसके भीतर अध्ययन के लिए चुनी गई इकाइयाँ आपका निदर्शन होती हैं। जैसे अगर महिलाओं पे आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपका सैंपल, आपका सूचनादाता भी महिलाएं ही होंगी, पुरुष नहीं। अगर आप बच्चों पे अध्ययन कर रहे हैं तो आप वृद्धों को अपनी सूचनादाता नहीं बनाते, कारण सैंपल यानी कि जो उत्तरदाता हैं वह समस्या से संबंधित लोग ही होते हैं। अगला स्टेप है अध्ययन यंत्रों का चयन। जो स्टडी टूल्स हैं उनको भी निर्धारित किया जाता है। फिर स्टेप आता है तथ्य संकलन, डेटा कलेक्शन। कोई भी खोजकर्ता जब खोज करता है, जो विषय चुनता है, उस विषय से संबंधित जो कल्पनाएं बनाता है, जो क्षेत्र चुनता है या जो सूचनादाता चुनता है, उन सूचनादाताओं से पूछकर सूचनाएं भरवाता है। ये तथ्य संकलन की विधियां हैं। तथ्य संकलन के दो रूप हैं, दो स्रोत हैं, प्राथमिक तथ्य संकलन और द्वितीय तथ्य संकलन। प्राथमिक तथ्य संकलन वह तथ्य संकलन है जिसमें खोजकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाता है,
अपने सैंपल अपने रेस्पोंडेंट को मिलता है, यानी कि जिन लोगों के ऊपर वह स्टडी कर रहा है उनको मिलकर सूचनाएं भरवाता है या खुद सूचनाएं भरता है, या जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को अपनी आँखों से घटित होते हुए देखता है, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इस प्रकार से खोजकर्ता के द्वारा अपने क्षेत्र में जाकर तथ्यों को प्राथमिक तौर पे देखा जा रहा है, प्रत्यक्ष तौर पे देखा जा रहा है या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष तथ्य संकलन द्वितीयक सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होते हैं, जैसे कि खोजकर्ता स्वयं क्षेत्र में ना जाकर किसी दूसरे के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से, संचार साधनों के माध्यम से या किन्हीं सरकारी या गैर सरकारी रिपोर्ट के माध्यम से सूचनाओं को कलेक्ट करता है और उनका विश्लेषण कर लेता है। वर्तमान में जो खोज करता है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही तथ्यों का तथ्य संकलन का प्रयोग अपने अध्ययनों में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तथ्य संकलन आपका या शोधकर्ता का कौन सा है यह तय करना पड़ता है। खोजकर्ता के द्वारा जब तथ्यों को जुटा लिया जाता है तो उनको कलेक्ट किया जाता है, जिसे तथ्यों का एकत्रीकरण कलेक्शन ऑफ द डाटा कहते हैं। उस एकत्रीकरण के बाद तथ्यों का वर्गीकरण के रूप में नया चरण फॉलो किया जाता है, जिसमें तथ्यों को एकत्र करते हुए उनको टेबलाइजेशन में ग्राफ के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, सूचनाओं के साथ कोड डिकोड क्लासिफिकेशन उनका किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके सूचनादाता, यानी कि जिन लोगों के ऊपर या जिन युवाओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर या फिर जिन महिलाओं के ऊपर आप अध्ययन कर रहे हैं, वो आपके सैंपल के रूप में 500 या 1000 या 1500 जितनी भी आपकी संख्या आपने चुनी है, माना आपने 500 सैंपल या 500 सूचनादाताओं को डेटा कलेक्ट के लिए चुना, उनसे तथ्यों को जान करके आप उनकी टेबलाइजेशन सारणीकरण करते हैं। जैसे आपने महिलाओं से पूछा कि क्या आपको लगता है वर्तमान में महिलाएं असुरक्षित हैं? तो इसका जवाब 500 महिलाओं में से किसी ने हाँ कहा होगा, किसी ने ना, किसी ने जवाब ही नहीं दिया होगा, या किसी ने तो उनके हाँ नहीं या जवाब ना देने को भी आपको तथ्यों को ग्राफ के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, प्रतिशत के माध्यम से और भी अनेक मैथमेटिकल तरीके हैं, उनके माध्यम से वर्गीकृत किया जाता है। तथ्यों के वर्गीकरण के बाद तथ्यों का स्पष्टीकरण तथा अंत में डेटा एनालिसिस के बाद सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन या कंक्लूजन दिया जाता है। आपने जो एम्स बनाए थे या खोजकर्ता के द्वारा जो एम्स उद्देश्य बनाए गए थे, उन उद्देश्य, उन उपकल्पनाओं में कितनी सटीकता थी, उन उद्देश्यों का क्या निष्कर्ष निकला, उपकल्पनाएं सही हुई या नहीं हुई, उनके आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष यानी कि किसी भी शोध का निचोड़, अंतिम चरण। प्रकार से वैज्ञानिक पद्धतियों के चरण को फॉलो किया जाता है और इसी को सामाजिक शोध का क्रमबद्ध अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया से किए गए शोध कार्य को सामाजिक अनुसंधान या वैज्ञानिक अनुसंधान या क्रमबद्ध अध्ययन या वैज्ञानिक अध्ययन भी कहा जाता है। वैज्ञानिक पद्धति की ये चरण हम आगे भी विस्तृत रूप में समझते रहेंगे, लेकिन पुस्तकों के अनुसार कुछ सोपान हो सकता है कि इस तरह से न हो जिस तरह से बताए गए हैं। भिन्न भिन्न पुस्तकों में कुछ सोपान अलग से आपको मिल सकते हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक स्टेप्स हैं वो नहीं बदलते। जैसे समस्या का चयन प्रथम सोपान ही रहता है और निष्कर्ष या जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण अंतिम सोपान ही रहता है। बीच में पुस्तकों के अनुसार हो सकता है कि कुछ चरण आगे पीछे हों, लेकिन फिर भी ये कुछ स्टेप हैं जो प्रमुख तो फॉलो करने ही होते हैं किसी भी अनुसंधानकर्ता को
अपने अनुसंधान कार्य में वैज्ञानिकता के लिए